हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अध्याय 3 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं ताकि ये वाला भाग जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो पहला टॉपिक पढ़ना है हम लोग को में वो है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंगों से, तो प्राथमिक लैंगिक अंगों से युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, नर में क्या होता है? ये वृषण होता है और मादा में अंडाशय होता है। ठीक। तो नर में वृषण से और मादा में अंडाशय से युग्मकों का निर्माण। वृषण में कौन सा युग्मक बनता है? शुक्राणु। और अंडाशय से अंडाणु। तो ये दोनों प्रक्रियाओं को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग शुक्र जनन की। ठीक है। शुक्र जनन, ये शुक्र जनन अभी आप लोगों ने देखा कि वृषण में, ठीक है, वृषण में शुक्र जन, शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक। तो वृषण में शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। वृषण में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वृषण में क्या होती है? ये हमारा जो वृषण में उपस्थित शुक्रजनक नलिका में, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि नलिका दो कोशिकाओं से बनी होती है। पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था नरजर्म कोशिका, नरजर्म कोशिका। और दूसरा हमने पढ़ा था क्या? सरटोली कोशिका। क्या पढ़ा था? सरटोली कोशिका। राइट। तो शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं वो दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, नरजर्म कोशिका और सरटोली कोशिका। ये जो नरजर्म कोशिका है इसी को क्या कहते हैं? शुक्रजन कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजन कोशिका, या अंग्रेजी स्पर्मेटोगोनिया, या एक वचन में इसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है। तो शुक्रजन कोशिकाएं जो होती हैं, जो शुक्रजन नलिका में उपस्थित होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुक्रजन कोशिकाएं जो हैं ये समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो समसूत्री विभाजन से जब विभाजन होता है तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 ही होती है। ये ऐसे विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती हैं। ठीक। वृद्धि करती रहती हैं, तो इस तरह से ये भी वृद्धि करती रहती है। अब ये जो संख्या में वृद्धि करे, इनमें से जो कुछ कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा हो रहा है, इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने लगती हैं। कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। और जो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं उन्हें प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। ठीक। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, प्रथम जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जब ये अपने प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, तो वहां से गुजरती है, में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 23। यानी इससे जो उत्पन्न होती है, ठीक है, इससे
अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है तो इससे जो 2 कोशिकाएँ उत्पन्न होती हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं न्यूनकारी विभाजन, ठीक है? फिर ये जो कोशिकाएँ बनी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएँ बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है या 23 हो जाती है और इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएँ। क्या कहते हैं? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएँ कहते हैं। ठीक है? ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएँ पुनः जो है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हैं। द्वितीयक सूत्री विभाजन को समांतर समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। में चूँकि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान जैसे इसकी जैसे इन गुणसूत्रों में इन कोशिकाओं में है, उसी तरह विभाजन करने के फलस्वरूप जो कोशिकाएँ उत्पन्न होंगी, उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23-23 ही रहेगी। ठीक है? तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएँ दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए ये 4 जो है अगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या इनमें भी आधा जितना 23 है ना आधा इसमें द्विगुणित था 46 23 जुड़े में था तो उसको द्विगुणित कहते हैं। इसमें प्रथम निम्नलिखित विभाजन हुआ तो ये हो गया 23 23 तो इसको अगुणित कहते हैं। अब पुनः इसमें द्वितीय और सूत्री विभाजन होगा जिससे ये 4 कोशिकाएँ बनेंगी जिनको हम लोग क्या कहेंगे? वो हम लोग बोलते हैं शुक्राणु प्रसूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु प्रसूप। शुक्राणु प्रसूप बोलते हैं। ये शुक्राणु प्रसूप इनमें जो लगभग सब समान आकार के होते हैं, ठीक है? इन शुक्राणु पशुओं में फिर क्या होता है? रूपांतरण होता है, ठीक है? रूपांतरण होके क्या बना देते हैं? शुक्राणु बना देते हैं। क्या बना देते हैं? शुक्राणु बना देते हैं और जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु पशु शुक्राणु में रूपांतरित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन या अंग्रेजी में इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये शुक्राणु शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया हो गया। अब ये जब शुक्राणु निर्मित हो जाते हैं, निर्मित हो जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ शुक्राणु निर्मित हुआ और फिर जाकर के ये जो हमारी सर्टोली कोशिकाएँ हैं, ठीक है? सर्टोली कोशिकाएँ हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सर्टोली कोशिकाएँ जो हैं, उनसे जाके इनका जो शुक्राणुओं का जो ये शीर्ष पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, वो जाकर के उनसे चिपक जाता है और उनसे अपना पोषण लेता है। फिर ये शुक्राणु जो है ना जब पूरी तरह से जब परिपक्व हो जाते हैं, तो ये शुक्राणु जनक नलिकाओं में मोचित होते हैं। इसमें शुक्राणुजनक नलिकाओं में मोचित होते हैं और इनकी मोचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीर्य सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन। कब कहेंगे? जब शुक्र जनक शुक्रजनक नलिकाओं में जो है ये मोचित हो जाएँगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वीर्य सेचन कहेंगे। ठीक? अब जो ये शुक्राणु जनन की जो पूरी प्रक्रिया है, ये हार्मोन के नियंत्रण में होती है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कौन-कौन से हार्मोन हैं जो भूमिका निभाते हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया में। ठीक? जब ये शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, ये प्रारंभ होती है किशोरावस्था में। हैं? किशोरावस्था जिसकी जो आयु है वो लगभग 12 साल लगभग होती है। ठीक है? 12 वर्ष। तो इस समय क्या होता है कि जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ठीक है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पे स्थित है? आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे ब्रेन का ये पार्ट दिख रहा है, इसमें ही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसके ठीक ऊपर स्थित होती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको शॉर्ट में कहते हैं जीएन
आर यस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन जब स्रावित होता है, ये किशोरावस्था में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये अपना प्रभाव दिखाता है पिट्यूटरी ग्रंथि पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथ इसके जब पिट्यूटरी ग्रंथ पर ये पड़ता है तो पिट्यूटरी ग्रंथ से जो पिट्यूटरी ग्रंथ में दो होते हैं, दो भाग होते हैं, अग्र पिट्यूटरी, एक पश्च पिट्यूटरी ग्रंथ। ठीक है, अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी ग्रंथ। तो जो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ है, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ है, उस पर ये प्रभाव डालता है और वहां से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले का नाम है पीत पिंडकर, क्या नाम है, पीत पिंडकर नाम है, और दूसरे का नाम है पुडकोद दीपक हार्मोन। क्या नाम है, पुडकोद दीपक हार्मोन। पीत पिंडकर को शॉर्टकट में एलएच कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पिडकोद दीपक को कहते हैं एफएसएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो हमारा एलएच है, ये पड़ता है कहाँ पे, लीडी कोशिकाओं पे। किस पे, लीडी कोशिकाओं पे, लीडी कोशिकाएं, लीडी कोशिकाओं पे पड़ता है। और इसके फलस्वरूप जो लीडी कोशिकाएं हैं, ये पुंजनों या पुंजनों हार्मोन, ये भी पुंजन हुई है एक तरह के हार्मोन है, इनको इनको स्रावित करते हैं। और ये पुंजन हार्मोन क्या करते हैं, शुक्राणु जनन प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। ठीक है, शुक्र जनन जो प्रक्रिया है, इसको उद्दीपित करते हैं, यानी इसको बढ़ाते हैं। राइट। दूसरा जो हार्मोन है एफएसएच, ये जो है कहाँ पे पड़ता है, जो हमारी सर्टोली कोशिकाएं थी, इन पे पड़ता है। और ये क्या करता है, ये भी शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, उसमें उसको बढ़ा उत्प्रेरित करता है या उसको बढ़ाता है। तो ये है शुक्र जनन में हार्मोन की भूमिका। अब हम शुक्राणु की संरचना पढ़ते हैं। तो एक शुक्राणु जो है एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, जिसको हम आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक शुक्राणु के चार भाग होते हैं। ये पहला भाग जिसको हम लोग कहते हैं शीर्ष, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं हेड। दूसरा ये वाला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीवा। ठीक है, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं निक। तीसरा ये पीला वाला जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं मध्यखंड। क्या कहते हैं, मध्यखंड या मिडिल पीस अंग्रेजी में कहते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट जो है, इसको कहते हैं हम लोग पूंछ, अंग्रेजी में कहते हैं टेल। ठीक है, तो ये एक शुक्राणु के भाग है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो शुक्राणु का पूरा शरीर है, पूरा शरीर, ठीक है, पूरा शरीर इस तरह से चारों तरफ से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढका होता है। कौन सी झिल्ली द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढका होता है चारों तरफ से। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा शुक्राणु का पूरा शरीर प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढका होता है। ठीक, और शुक्राणु के ये जो शीर्ष वाला पार्ट है, इसमें एक अगुणित क्या होता है, केंद्रक होता है। अगुणित केंद्रक होता है। ठीक है, अगुणित केंद्रक होता है। और इसके जो आगे वाला ये पार्ट आप लोग दिख रहे हैं, जो गुलाबी सा दिख रहा है पार्ट, ये वाला, ठीक है, नुकीला सा, इसको कहते हैं अग्रपिंडक। क्या कहते हैं, अग्रपिंडक। और इसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जिसको हिंदी में प्रकीट कहते हैं। वो एंजाइम्स होते हैं जो जब ये अंडाणु के संपर्क में आता है, तो ये एंजाइम विसेचन की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है ग्रीवा। तो ये क्या करता है कि इस शीर्ष को मध्यखंड से जोड़ने का काम करता है। यहाँ से ये जो चीज, जो इसका शीर्ष भाग है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ग्रीवा मध्यखंड तीसरा पार्ट है। और मध्यखंड में अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करते हैं। और जो जिस ऊर्जा उस ऊर्जा का उपयोग करके यह शुक्राणु जो है गतिशीलता
ग्रहण करता है यानी गतिशील हो जाता है और उस गतिशीलता के कारण ये जो है तो मादा जनन पथ हो गई या फिर जो हमारी शुक्राणुजनक जो नलिका है उसमें आगे गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक। और ये जो पूंछ वाला पार्ट है ये इसको तैरने में मतलब जो नलिका है जो जनन पथ का उसमें तैरने में ये सहायता करता है या इसको गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक। तो ये हो गई शुक्राणु की संरचना। अब बात करते हैं कि जब एक बार संबंध बन रहा होता है, मैथुन क्रिया हो रही होती है, तो एक बार जब रसखलन होता है, ठीक है? रसखलन, तो उस समय जिस पुरुष के शिश्न से लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है, वो बाहर निकलते हैं। ठीक है? कितने? 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है वो बाहर निकलते हैं और इनमें से केवल 60 ही परसेंट ऐसे शुक्राणु होते हैं जो जिनकी जो गतिशीलता है, ठीक है? जो गतिशीलता है वो अत्यधिक होती है या दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब इनकी जो जनन क्षमता होती है वो अधिक होती है। बाकी जो 40% शुक्राणु बचते हैं, इनकी जनन क्षमता कुछ अ, तो मतलब जो ना ये अत्यधिक गतिशील नहीं होते हैं और कभी भी मतलब गर्भधारण के लिए कम से कम 40% शुक्राणुओं की गतिशीलता आवश्यक होती है कि जितना भी शुक्राणु रसखलित हो उसमें से 40% शुक्राणु कम से कम अत्यधिक गतिशीलता होने वाले रहने चाहिए तब जाके ये एक मतलब एक वो पुरुष जो है एक समान उसका जनन क्षमता होगा। ठीक है। अब ये जो शुक्राणु है जब ये शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं तो जो शुक्राणु सहायक जो नलिकाएं होती हैं नलिकाओं में जब ये आगे जाते हैं तो शुक्राणु की परिपक्वता गतिशीलता के लिए जो इसके संबंधित जो पूरी नलिका है शुक्राणु जो उससे संबंधित जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, उनका श्रावण भी आवश्यक होता है और वो शुक्राणुओं के उनका जो श्रावण है जो लिक्विड पार्ट है वो जो शुक्राणुओं से मिलता है तो क्या बन जाता है? वीर्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वीर्य जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सीमेन बन जाता है और ये जो ग्रंथियाँ हैं ये इसको मतलब शुक्राणु की जो संरचना है, शुक्राणु की जो परिपक्वता है उसको बनाए रखने के साथ-साथ पूरी इसकी जो सहायक नलिकाएँ हैं और जो वृषण है, ठीक है? उनके उनकी कार्य को भी ये बनाए रखते हैं। ग्रंथि जितने भी हैं उसमें हम लोग 3-4 ग्रंथ पढ़े थे। पहला पढ़े थे अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और उरस्थ ग्रंथि थी। ये 4 ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं हम अगला क्या है? अंड जनन की प्रक्रिया। ठीक है? अंड जनन प्रक्रिया से समानता हम लोग ये कह सकते हैं कि एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। ये तो अभी हम लोग पढ़े शुक्र जनन उससे काफी अलग होता है और जैसा कि अभी हम लोग इसमें देखेंगे तो ये जो अंड जनन की शुरुआत है ये जब मादा भ्रूण अवस्था में रहती है अपनी माँ के गर्भ में रहती है तभी प्रारंभ हो जाता है और उस दौरान कई करोड़ जो है, ठीक है, मातृ युग्मक कोशिकाएं मातृ युग्मक कोशिकाएं या जिनको हम लोग इनको अंड जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड जननी। ये भ्रूणावस्था के दौरान मादा को जो अंडाशय है उसमें करोड़ों की संख्या में ये विनिर्मित होती है या निर्मित होती है। ठीक है। और जन्म के बाद इनका निर्माण जो अंड जननी कोशिका है इनका निर्माण और वृद्धि नहीं होती है। ये कोशिकाएँ जब में विभाजन शुरू होता है मतलब उसमें भ्रूणावस्था में ही, तो जब ये अर्धसूत्रीय विभाजन के, ठीक है? अर्धसूत्रीय विभाजन के पूर्वावस्था पूर्वावस्था 1 में पहुँचती हैं, उसी समय इनकी जो वृद्धि वृद्धि है,
इसी समय अस्थायी अवस्था में अवरुद्ध हो जाती है, यानी अब बढ़ती-उड़ती नहीं है। तो इन्हें कहते हैं, जो पूर्वावस्था में चली गई तो इन्हें कहते हैं हम लोग प्राथमिक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक ऊतक नहीं, सॉरी, प्राथमिक अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक अंडक कहते हैं। और इस प्राथमिक अंडक के चारों तरफ बाद में, ठीक है, एक कणिका में जो है लेयर है विकसित होती है, ऐसे-ऐसे करके कोशिकाओं की एक कणिका में लेयर विकसित होती है। ठीक, आगे चल के इस कोशिका के चारों तरफ एक कणिका में कोशिकाओं की लेयर विकसित होती है, और उस समय इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्राथमिक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक ऊतक। ठीक है? और इस समय प्राथमिक ऊतक, जब ये प्राथमिक ऊतक अवस्था में आती है, तो इसी समय जो है क्या होता है? जन्म, यानी जो मादा है उसका जन्म होता है। और ये एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की जन्म से लेकर के जब तक यौनारंभ नहीं होता है, इन पुटकों की भारी मात्रा में हानि होती है। ठीक है? हानि होती है या भारी मात्रा में ये नष्ट होते रहते हैं। तो इसलिए जब यौनारंभ का समय आता है, तो उस समय यौनारंभ का समय आता है, उस समय मादा का जो प्रत्येक अंडाशय है, उसमें केवल 60 से लेकर 80,000 ही प्राथमिक ऊतक क्या है? शेष बचते हैं। ठीक है? अब ये जो प्राथमिक पुटक है, प्राथमिक पुटक, ये ऐसे करके ना था, प्राथमिक पुटक, ठीक, प्राथमिक पुटक है ये। और फिर ये जो प्राथमिक पुटक जब ये आरंभ मतलब स्टार्ट होने होने होता है, तो इसके ऊपर कुछ कणिकाओं की एक और परत बन जाती है। ठीक है? तब इस अवस्था में इसको कहते हैं द्वितीयक पुटक। क्या कहते हैं? द्वितीयक पुटक। ठीक? अब ये जो द्वितीयक पुटक होता है, ये जल्द ही एक तृतीयक पुटक में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है? किसमें? तृतीयक पुटक, जैसे ये हो गया, इसमें ये अंडाणु हमारी जो प्राथमिक अंडक है वो हो गई। ठीक है? इसके ऊपर एक लेयर होती है कोशिकाओं की, ऐसे-ऐसे करके। ठीक? तो ये तृतीयक पुटक हो गया, और इसके बीच में क्या भर जाता है? लिक्विड पार्ट भर जाता है। ठीक है? लिक्विड पार्ट भर जाता है, जिसको ये जो गुहा है, जो खाली गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहा जाता है एंट्रम। क्या कहा जाता है? एंट्रम, या हिंदी में इसको गह्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गह्वर कहते हैं। और ये जो है इसका मतलब एक विशिष्ट लक्षण है। ये जो प्रावरक स्तर, जो ऊपर वाला सबसे स्तर है, ठीक है, ये वाला स्तर, ये 2 लेयरों से मिलकर बना होता है। ठीक है? कितने लेयरों से? 2 लेयरों से मिलकर बना होता है। इसको पहले ऊपर वाला जो इसको जो है, ये ये इसको प्रावरक स्तर बोलते हैं, और ये 2 लेयर इसमें पाए जाते हैं। पहला होता है जो सबसे बाहर होता है, वो होता है बाह्य प्रवरक। क्या होता है? बाह्य प्रवरक। और ये होता है अंतर प्रवरक। ठीक है? अंतर प्रवरक। ठीक है? अंतर प्रवरक। तो तृतीयक पुटक जब ये बन जाता है, उसी के भीतर ये जो हमारा प्राथमिक अंडक है, इसमें वृद्धि होती है। ठीक है? वृद्धि होती है, और इसका जो पहला विभाजन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो पहला विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन है, वो कंप्लीट होता है। तो पहला जो अर्धसूत्री विभाजन है, एक असमान विभाजन है, जिसमें एक बहुत छोटी कोशिका बनती है और एक बहुत बड़ी कोशिका बनती है। ठीक है? तो ये जो छोटी कोशिका बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड। क्या बोलते हैं? प्रथम ध्रुवीय पिंड। ठीक है? और ये हो गई हमारी द्वितीयक, प्राथमिक अंडक थी ना, तो प्राथमिक अंडक में हो गया, तो ये हो गई द्वितीयक अंडक हो गई। ठीक है? द्वितीयक अंडक हो गई। अब ये तृतीय पुटक जो इसके चारों तरफ था, ठीक है, आगे चल करके परिपक्व ग्राफी पुटक में परिवर्तित हो जाता है। इसमें ग्राफी पुटक में परिवर्तित हो जाता है। ग्राफी पुटक, या जिसको कहते हैं ग्राफियन मॉलिक्यूल। ठीक है? और द्वितीयक अंडक जो है, ये अपने चारों तरफ, ये जो द्वितीयक अंडक है हमारा, ये अपने चारों तरफ एक और आवरण को विकसित कर लेता है। ठीक है? एक अन्य आवरण विकसित कर लेता है, ऐसे करके ये चारों तरफ एक आवरण विकसित हो जाता है, जिसे
पारदर्शी अंडावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडावरण, या हिंदी अंग्रेजी में इसको कहते हैं जोना पेलिसीडा। ठीक है। अब ये जो है ग्राफी जो पुटक, ये वाला ग्राफी पुटक है, ये फटेगा। ठीक। ये फटेगा और इसमें से जो हमारी द्वितीयक अंडक है वो निकल करके बाहर आएगी। ठीक है। तो ये जो ग्राफी पुटक है फूटेगा, इसमें से द्वितीयक अंडक निकल करके बाहर आएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। राइट। अंडोत्सर्ग हो गई। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग सकते हैं कि शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन की प्रक्रिया के बीच बहुत सारे अंतर है। ठीक। तो यहाँ से ये हर एक महीने, ये हर मतलब एक महीने में समानतः मानव मानव मादा में एक महीने में एक बार क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है। लास्ट